जब दर्द की कोई दवा ना हो तो क्यों ना दर्द को ही दवा समझें, कतरे कतरे को तरसते हैं हम, तेरी दरिया दिली को क्या समझें। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का चौथा पार्ट। और आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में मैंने दिशा एवं दूरी को जो भी सिलेबस था उसको कंप्लीट करा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी विद्यार्थी ये गलती ना करे कि रीजनिंग को बीच में ही छोड़ दे, क्योंकि रीजनिंग भी पेपर में आती है। और जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ अंतर आ रहा है क्वालिटी का। ठीक है, तो एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि अगला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो होगा हमारा न्याय निगमन। क्योंकि मैंने MPSI, MP पुलिस और भी बहुत सारे पेपर देखे हैं, तो न्याय निगमन के MPSI पुलिस में तो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो हमको वो सारे सवाल अगर करने हैं और कम समय में करने हैं, तो कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत सारा चित्र बनाते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद भी सवाल गलत करके आ जाते हैं, बोलते हैं हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं न्याय निगमन पढ़ाऊँगा तो 3 या 4 पार्ट में हम लोग न्याय निगमन को पढ़ेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, तो आप नोट्स भी बनाएं उसके। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब न्याय निगमन में कंप्लीट करा दूंगा तो आप देखना कि आपको कोई भी सवाल होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और विदिन मतलब 5 से 7 सेकंड के अंदर आपका उसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, और एक बात और आपसे कहनी है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। इस बात में बिल्कुल कंजूसी होनी नहीं चाहिए अब। ठीक है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि चलो अब कम से कम आप सुनेंगे मुझसे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर हम सबको क्या करना चाहिए। ठीक है, और लाभ हानि की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लाभ हानि में 4 पार्ट पढ़ लिए हैं और हमें 5वां पार्ट पढ़ना है। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 पार्ट पढ़ने के बाद बाकी क्या रह गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बाकी रह गया है वही तो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी टॉपिक हम लोग आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकूं, वही मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं और उनके बहुत अच्छे सॉल्यूशन मैं आपको करके बताने वाला हूँ। चलिए, तो पहला सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक किताब को 13% लाभ पर तथा पेन को 9% लाभ पर बेचकर 1060 रुपये लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर तथा पेन को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता तो उसे ना लाभ होता और ना ही हानि होती। तो किताब और पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो सवाल को करते हैं सॉल्व। पहली लाइन तो जैसे जो दी गई है 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचकर 1060 रुपये कमाता है, इस लाइन को आप थोड़ा सा रोकिए। अगली लाइन पढ़िए, लेकिन यदि वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ, मतलब किताब को हम मान लेते हैं कि बी, क्या मान लिया, बी। तो वो कह रहा है किताब को 16 सही 2/3% लाभ, तो किताब का 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा और पेन को 11 सही 1/9% हानि, तो पेन को बोलेंगे पी, तो पेन का 11 सही 1/9% हानि पर बेचा। तो वो ये कह रहा है कि इस कंडीशन में ना उसे लाभ होता है और ना हानि होती है। तो आप बताओ, किसी चीज़ पर अगर आपको लाभ हुआ है और किसी चीज़ पर हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या है। अगर वो कहता है बाद में कि ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब है कि अगर हमने पहले 20 रुपये कमाए तो दूसरे पे हमको 20 रुपये की हानि हो गई, तभी तो हम कह सकते हैं कि ना हमको लाभ हुआ और ना हानि। बोलो, इतनी बात क्लियर है भाई। 20 कमाएंगे और 20 रुपये अगर चले जाएंगे तभी तो हम कहेंगे कि ना लाभ हुआ और ना हानि। मतलब इसका 16 सही 2/3% लाभ और इसका 11 सही 1/9% हानि, ये दोनों क्या होंगे, आप बोलोगे बराबर होंगे। तो हम इनको बराबर कर देते हैं। ठीक है, आप बताओ, का से का तो कट ही जाता है, या का मतलब गुणा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, पी गुणे 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि पी को नीचे ले आते हैं, तो B/P बराबर 6/9 बराबर 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। मतलब किताब 2
तो पेन कितने का होगा 3 का। लेकिन अगर हम इससे कोई बात करेंगे कि मान लो इसका कोई बोल दे 15% निकालो, तो थोड़ा निकालना कठिन होगा। इसीलिए जो अनुपात आया है इसको हम 100 से अगर गुणा कर लें ऊपर नीचे तो बात नहीं बिगड़ेगी, आंसर वही आएगा और हमारी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 200 होगा और ये क्या होगा 300 होगा। अब हम पढ़ते हैं सवाल को फिर से। सवाल कह रहा है कि यदि किताब को 13% लाभ पर बेचता तथा पेन को 9% लाभ पर बेचता तो 1060 रुपये का लाभ होता। तो इसको 13% पर बेच रहा है, तो इसको अगर 13% लाभ लेंगे तो लाभ कितना होगा, तो आप बोलोगे 26 का लाभ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और वो कह रहा है कि पेन को 9% लाभ पर, तो इस पर लाभ ले रहा है 9%, तो आप बताओ कि इसका 9% कितना लाभ होगा, तो आप बोलोगे 27 का लाभ होगा। तो मैंने इसीलिए 100 से गुणा किया ताकि हमारा यहाँ पॉइंटों में ना आए। आप बताइए अगर 2 आप लिखते हो, 2 का 13% निकालते तो पॉइंट में आंसर आता कि नहीं आता, या मान लो पॉइंट में कैलकुलेशन होती तो कठिन हो जाती। इसीलिए हमने 100 से ऊपर और 100 से नीचे किया। आप वैसे भी कर लेना, आंसर कभी नहीं बदलेगा। तो 100 से ऊपर 100 से नीचे किया, इसका 13% होगा 26, इसका 9% होगा 27। तो आप बताओ इस पे 13% मतलब लाभ 26 का हुआ, इस पे लाभ 27 का हुआ। तो आप मुझे बताओ कुल लाभ कितने का होगा, तो आप बोलोगे 26 और 27 तो होते हैं 53। बोलो होते हैं कि नहीं। तो कुल लाभ हमारे हिसाब से तो 53 होगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 1060 रुपये का लाभ हुआ। तो आप बोलोगे 53 का मतलब तो 1060 रुपये बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि 53 का मान अगर 1060 है तो 1 का मान क्या होगा, 53 दूनी 106, तो 1 का मान तो होगा 20। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने किताब का क्या माना 200 और पेन का माना 300। तो आप बताओ कि 1 का मतलब 20 है, तो 200 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे 200 गुणे 20 होगा। भाई 200, 1 का मतलब अगर 20 है तो 200 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भाई 1 जीरो ये है, 2 ये हैं तो 3 जीरो होंगे और 2 दूनी 4। और हमसे अगर पेन पूछ रहा है तो 300 गुणा क्या करेंगे 20। तो आप जानते हैं कि 3 जीरो तो आने ही हैं और 2 तिया कितने होते हैं 6। मतलब किताब की कीमत 4000 होगी और पेन की कीमत क्या होगी 6000 होगी। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिया है जिससे आपको ये वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, कठिन हम बनाते हैं अगर सही रास्ते पे नहीं जाते हैं। आप याद रखिए कि अगर रास्ता आपका सही होगा, डायरेक्शन बिल्कुल सही होगी। देखिए आप ऐसे समझिए इस बात को कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपको जाना यहाँ है, तो आप सबसे सही रास्ता क्या है, आप ऐसे चले जाओ, सही रास्ता तो यही है। लेकिन अब अगर कोई मान लो इस तरीके से जाए तो पहुँचेगा तो यहीं, लेकिन आप जानते हैं कि रास्ता लंबा हो जाएगा, कोई और होशियार बने बुकाएगा, हम ऐसे जाएंगे तभी पहुंचेगा यहीं। लेकिन ये रास्ते बहुत दूरी तय करने के लिए हो जाएंगे, लंबी डिस्टेंस के लिए, और हमको क्या करना है, समय कम करना है तय। भाई समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, तो हम वही एनर्जी वही दिमाग दूसरे सवालों में भी लगाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं। और इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो सवालों को कर पाएंगे। अगला सवाल है बिल्कुल ऐसा ही है, बस मैंने उसका थोड़ा सा डाटा बदला है। यदि एक व्यक्ति टेबल को 15% लाभ तथा एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो 540 रुपये का कुल लाभ होता है। लेकिन यदि उसने टेबल को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचा होता तो उसे ना लाभ होता और ना ही हानि। तो पूछ रहा है तो टेबल और कुर्सी की कीमत ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल वैसा ही है, पहली लाइन को हम छोड़ेंगे। बोल रहा है टेबल पे 12% की हानि, तो मैं कहता हूँ कि टेबल का 12% बराबर कुर्सी का 15% लाभ। तो कुर्सी मतलब चेयर, तो सी का 15%। ठीक, तो आप जानते हैं कि T/C बराबर क्या मिलेगा, 15 तो यहीं रहेगा और बटे में क्या हो जाएगा 12। तो 3×5 = 15 और 3×4 = 12। आप जानते हैं कैलकुलेशन आसान बनानी है तो 2 जीरो यहाँ चिपकाएंगे और 2 यहाँ चिपका देंगे, मतलब 100 से ऊपर 100 से नीचे। अब देखो जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। टेबल को 15% लाभ, तो इसका 15% लाभ कितना होगा, तो आप बोलोगे 75। इसको 12% हानि, तो 12% हानि का मतलब क्या होगा 48। तो आप बताओ कि ये तो लाभ है और ये क्या है, हानि है। ठीक है, तो आप बताओ 75 कमाएंगे और 48 चले जाएंगे तो लाभ कितने का होगा, इसको घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो आप बोलोगे कुल लाभ 27 का होगा। लेकिन आपसे वो कह रहा है कि जो कुल लाभ है वो 540 रुपये है, तो 27 का मतलब क्या बोल रहा है 540। तो आप जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होगा, 27 दूनी 54, 20। तो 1 का मतलब होगा 20। तो हमसे पूछ रहा है टेबल, तो ये हो जाएगा 500 × 20।
होगा कि नहीं होगा? तो 500 गुणे 20 करेंगे तो एक की कीमत क्या आएगी? 10,000, और एक बार करेंगे 400 गुणे 20 तो कीमत क्या आएगी? 8,000। बोलो बात क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान कहाँ है? पढ़ लो, बोर्ड पे ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत अच्छे सवाल लिए गए हैं, इसको मिटा देते हैं। और लाल शर्ट वाले भाई साहब आपको आ रहा है समझ में? लाल शर्ट, पीली शर्ट, सफ़ेद शर्ट, सारे बच्चे हर कलर की शर्ट पहन के आते हैं क्लास में, है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने, बोर्ड पे देखो, एक आदमी ने एक टेबल को 12% की हानि। देखिए ये वाले जो सवाल होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं हमको लगने लगता है ये सवाल बहुत कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं पहले सवाल पढ़ता हूँ फिर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। एक आदमी ने एक टेबल को 12% की हानि तथा एक किताब को 19% के लाभ पर बेचकर 160 रुपये के लाभ के रूप में रुपए कमाए। ठीक है, यदि उसने टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% की हानि पर बेचा होता तो उसे 40 रुपये का नुकसान होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं करना है। वो कह रहा है टेबल को 12% हानि, तो मैं कहता हूँ हानि है तो माइनस करेंगे, तो 12% आप टेबल लिखो, तथा एक किताब को 19% लाभ, तो किताब का मतलब बुक, तो 19% किताब मतलब बुक। ठीक है, तो इसको 12% हानि और इसको 19% लाभ पर बेचा, तो ये तो मिला है और ये घाटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको 160 रुपये लाभ हुआ है, तो 160 बराबर में मिलेगा। भाई इसको 12% हानि टेबल पे और 19% इस पे लाभ, तो दोनों को अगर हम देखेंगे तो हमको क्या हो रहा है? 160 रुपये का लाभ। अगली कंडीशन में वो कह रहा है कि यदि टेबल को 12% लाभ, मतलब ये 12% लाभ, ठीक है, और 16% की हानि पर बेचा होता, मतलब अब ये माइनस का 16% भी है, तो क्या होता है? तो वो कह रहा है 40 रुपये का नुकसान होता है, मतलब इस बार क्या है? माइनस के 40। भाई नुकसान हो रहा है तो माइनस के 40 होगा कि नहीं होगा? मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी कि पहले 12% हानि, 19% लाभ, तो लाभ होता है 160 का, फिर इस पे 12% का लाभ और इस पे 16% की हानि, तो हानि होती है 40 रुपये की। इतनी बात क्लियर है? देखिए, आप जानते हैं कि अगर हम इन दोनों समीकरणों को या इक्वेशन को जोड़ दें जो बन गए हैं, तो आप जानते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है, तो 19 में से 16 जाएगा तो 3% बी आएगा कि नहीं आएगा, और 160 में से 40 जाएगा तो 120 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि 3% बी बराबर क्या है? 120 है कि नहीं है? तो आप बताओ कि 1% बी बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे 40। भाई 3 का भाग देंगे तो 1% बी बराबर आएगा 40, लेकिन आप जानते हैं कि 100% निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो 100% बी बराबर क्या आएगा? 4000 आएगा कि नहीं आएगा? एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हमने किताब की कीमत तो बी मानी थी, पर आपने 100% बी क्यों लिया? सोच रहे होगे ना आप कि भाई ये 100% बी का क्या चक्कर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 100% जो लिखा है ना, आप जानते हैं कि अगर हम ये 100% लिखा ना ऐसा, तो अगर हम परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बताओ 100 से 100 तो कट जाएगा, तो इसका मतलब ही यही है कि अगर 100% बी लिखा है तो ये तो सिर्फ बी ही लिखा है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? या आप ऐसे समझिए कि मैंने कहा 1% बी, 1% बी बराबर क्या है? 40, तो आप बताओ कि बी बराबर क्या होगा? 40 बटे 1% हो जाएगा, और 1% हो गया, ठीक है, और ये परसेंट हटाएंगे तब भी क्या होगा? इसके बटे में 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तब भी क्या आएगा? 4000। तो इस बात को कभी कन्फ्यूजन मत लेना, इसीलिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि कोई सोचे कि बी माना था और ये 100% क्या है, तो 100% बी का मतलब भी बी ही होता है, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक किताब और एक पेन को 25,800 रुपये में ख़रीदा। उसने किताब को 13% लाभ पर तथा पेन को 17% लाभ पर बेचा। यदि उसने किताब को 17% लाभ पर तथा पेन को 13% लाभ पर बेचा होता तो उसे लाभ के रूप में 80 रुपये ज़्यादा मिले होते। तो किताब तथा पेन के क्रय मूल्य का अंतर भी बताना है और पेन का क्रय मूल्य भी बताना है। ठीक है, देखिए किताब को उसने, भाई मैंने मान लिया कि किताब की कीमत बी है,
और क्या है पेन, तो पेन को मान लिया मैंने P, तो किताब को माना B और पेन को माना P, तो इन दोनों की कीमत कुल मिला के कितनी है 25,800 लिख दी। ठीक, किताब को बोल रहा है कि 13% लाभ पर, तो 13% B बिल्कुल वैसे, पेन को 17% लाभ पर, तो 17% पेन। ठीक है, तो इसको 13% लाभ पर बेचा और इसको 17% लाभ पर बेचा, तो हम मान लेते हैं कि उसको कुछ लाभ ही हुआ होगा जब दोनों को लाभ पर बेचा है, तो हमने मान लिया कि X का लाभ हुआ, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अगली कंडीशन में कह रहा है यदि उसने किताब को 17% लाभ पर, तो इसको 17% लाभ होगा, और पेन को 13% लाभ, तो 13% पेन, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 80 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो X प्लस 80। ठीक है, अब आपसे मैं कहता हूँ कि इस वाले में से इस वाले को घटा दो, तो आप बोलोगे कि X से तो X कट जाएगा कि नहीं। मैं X नहीं भी मानता तब भी आ जाता भाई, मैं बोलता कि ये जो लाभ है और ये वाला जो लाभ है ये 80 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाओ तो बराबर 80 की होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि X तो वैसे भी कटता, तब भी क्या आता 80 आना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो 80 आएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा 4% B, 13 में से 17 जाएगा तो माइनस के 4% P, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बताओ कि 4% B और माइनस 4% P है, तो मैं कहता हूँ कि B माइनस P क्या होगा, तो आप बोलोगे 80 बटे भाई 4% तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा B माइनस P, भाई 4% यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, तो 4% कॉमन लेंगे तो B और यहाँ P बचेगा, तो ये 4% वहाँ जाएगा ना, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा 4 और परसेंट है, और परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा यहाँ पे, तो 100 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो आप जानते हैं कि 4 का भाग देंगे तो आएगा 20, और 20 का गुणा करेंगे 100 से तो क्या आएगा 2000। तो आप बोलोगे कि जो अंतर पूछ रहा था, तो अंतर तो यही होता है कि B माइनस P, मतलब किताब और पेन का क्रय मूल्य का अंतर कितना है 2000 है कि नहीं है। लेकिन वो हमसे एक बात और भी उसने पूछी है कि पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो P का मान और पूछ रहा है, तो आप बताओ कि B प्लस P कितना है 25,800, B और प्लस P 25,800 है, और हमने देखा कि अंतर क्या है B माइनस P कितना है 2000, और हमको P का मान निकालना है, तो हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो क्या आएगा 2P बराबर 0 0 8 और 25 में से 2 जाएगा तो 23, तो P का मान क्या आएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 नाम 18, तो 11,900 पेन का जो है क्रय मूल्य होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत जाती है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति एक मेज़ और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, वह मेज़ को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताएं। देखिए एक कंसेप्ट मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं कि अगर कुल कीमत मान लीजिए, ये मतलब इस सवाल को छोड़िए, अभी आप सिर्फ इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 200 रुपये हैं, ठीक है, 200 को 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, एक मान लिया मैंने 150 और एक मान लिया 50, ठीक, मैंने 200 को 2 भागों में तोड़ा, 150 और 50। मैं कहता हूँ इस पे अगर मुझे 10% का फ़ायदा होगा, तो आप बोलोगे 10% का अगर फ़ायदा होगा तो 15 का फ़ायदा होगा, इस पे 10% का फ़ायदा तो 5 का फ़ायदा होगा, तो दोनों पे हमने 10% लिया, तो टोटल फ़ायदा कितने का होगा, आप बोलोगे 20 का होगा। भाई इस पे 10% लिया तो इसका 5 फ़ायदा होगा, इस पे 10% लिया तो 15 फ़ायदा होगा, तो कुल फ़ायदा कितना होगा 20 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 200 का 10% अगर पूरे का निकालते तो कितना आता, तो आप बोलते 200 का 10% भी 20 ही होगा। ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर से इसलिए बता दिया ताकि आपको ये बात फिर से रिपीट में याद आ जाए कि याद रखिए कि अगर कोई भी वैल्यू है या कोई भी कीमत है, उसको हम कितने ही भागों में कर दें, अगर हम दोनों पे अलग अलग परसेंटेज निकालते हैं तो वो जो निकलता है वो कुल का ही परसेंटेज निकलता है। मतलब इसका 10% इसका 10% निकालेंगे अगर इसको तोड़ के, तो वो भी क्या निकलेगा, कुल का ही 10% के बराबर निकलेगा। कोई ये गलती ना करे कि ये 10% ये 10% तो कुल का 20% होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है कि मेज़ और कुर्सी 500 रुपये में ख़रीदता है, मेज़ को 10% की हानि, मेज़ और कुर्सी, तो मेज़ प्लस
कुर्सी मतलब चेयर बराबर कितने में, 500 रुपये में, ठीक है। वह मेज को 10% हानि, तो 10% की हानि होती है किस पर, मेज पर, और कुर्सी को 10% लाभ, तो प्लस 10% चेयर पे लाभ होता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है, ठीक, लिख दिया हमने। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक बात बताओ कि इस पर 10% की हानि हुई, इस पर 10% का लाभ हुआ, ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ, 10 का। और मैं कहता हूं कि अगर दोनों पर मुझे 10% का लाभ होता, भाई कुल तो उसने दोनों को मिला के कितने में खरीदा, 500 में, मैं कहता हूं कि इस पे भी मुझे 10% का लाभ होता, इस पे भी 10% का लाभ होता, मतलब 10% मेज पर लाभ होता और 10% ही लाभ कुर्सी पर भी होता। तो आप मुझे बताओ कि दोनों पर अगर 10% हो रहा है तो कुल जो 500 है इसका ही 10% लाभ होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि 500 का अगर 10% लाभ होगा तो लाभ कितने का होना चाहिए, तो आपको जवाब आना चाहिए कि 50 का लाभ होगा। बोलो बात क्लियर है। अब देखिए, अब सवाल आसान हो गया हमारा। आप मुझे बताइए कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये तो कट जाएगा, 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20%, तो 20% सी बराबर क्या आएगा, आप बोलोगे 50 और 10 60 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बताओ कि 20% सी बराबर 60 है, तो 1% सी बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, 100%, तो 100% की कीमत क्या होगी, आप बोलोगे 300, ठीक भाई, यही तो हमसे पूछा था, पूछा है ना भाई, यही तो बोला कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो कुर्सी मतलब सी, इसका मान कितना आ गया, 300। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 20 पेन 16 किताबें 360 रुपये में खरीदता है। वह पेनों को 40% लाभ तथा किताबों को 25% लाभ पर बेचता। यदि उसका कुल लाभ 120 रुपये हो तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए उसने 20 पेन, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सवाल देखने के हैं। देखिए 20 पेन प्लस 16 किताबें कितने में ख़रीदा, 360 रुपये में, ठीक है। पेन को 40% लाभ पर, ठीक है, 40% पेन पर लाभ हुआ और किताबों पर 25% का लाभ, ठीक है, तो इस पे 25% का लाभ हुआ, ठीक है। और वो कह रहा है तो कुल लाभ 120 है, मतलब 120 रुपये मिलते हैं। पेन पे 40% का लाभ, किताब पे 25% का लाभ और कुल लाभ कितना है, 120। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पेन का क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। तो आपसे मैं एक बात बता दूं कि ये जो कंसेप्ट हमने सीखा ये हर जगह काम आएगा। मैंने कहा कि पेन को 40% लाभ और किताबों को 25% लाभ पर बेचा तो 120 मिला। मैं आपसे एक बात कह दूं कि जो वैल्यू छोटी होती है, तो छोटी कौन सी इन दोनों में, तो आप बोलोगे 25 है कि नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अगर 25% लाभ इस पर होता, किस पर, पेन पर, और 25% लाभ किस पर होता, किताबों पर होता, मैं कहता हूं कि 25% ही इस पर होता, 25% ही इस पर होता, तो आप बोलोगे तो फिर तो कुल का 25% लाभ होना चाहिए। तो आप बताओ कि कुल रुपए हैं कितने, 360, तो इसका 25% क्या होगा, तो इसका 25% तो होगा 90। तो आप बोलोगे लाभ तो 90 का होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं। तो आप देखते हैं, मैं कहता हूँ ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं भाई, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये तो कट जाएंगे। और 40 में से 25 जाएगा तो 15% पी आएगा, और 120 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, 30। तो आप जानते हैं कि 15% पी बराबर अगर 30 है तो 1% पी बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 15 दूनी 30, तो 100% पी की कीमत कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 200। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब है कि जो कुल पेन हैं उनकी कीमत कितनी होगी, 200। लेकिन उसने हमसे कुल पेन नहीं पूछा, क्या पूछा है, उसने पूछा है कि एक तो पेन का क्रय मूल्य बताइए, मतलब एक पेन की बात कर रहा है। तो आप बताओ कि कुल तो 200 की आए हैं और हैं कितने, 20 पेन, तो 200 की अगर आए हैं तो आप बताओ कि एक पेन कितने का आएगा, 200/20, तो 0 0 कट जाएगा और एक पेन की कीमत आएगी 10 रुपये। बस यही आंसर है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। भाई ये कुल दिया गया था कि कुल कीमत ये है, इस पर 40 लाभ हो रहा है, इस पर 25 हो रहा है, तो कुल लाभ ये है। मैंने कहा दोनों पे 25% होता, तो आप कहते लाभ ये है, होता कि नहीं होता। मैंने कहा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो 15% पी बराबर 30, तो 1% पी बराबर 2, तो 100% बराबर होगा 200।
होगा कि नहीं। लेकिन ये कितने पेन की कीमत है, 20 पेन की कीमत है, क्योंकि बोल रहा है 20 पेन और 16 किताब है। तो 20 पेन अगर 200 में आते हैं तो एक पेन कितने में आएगा, आप जानते हैं 10 का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 5 घोड़े और 7 बैल 58,500 रुपये में खरीदता है। उसने घोड़ों को 10% लाभ तथा बैलों को 16% लाभ पर बेचा और कुल 7,110 रुपये कमाया, तो उसे एक घोड़े की कीमत कितनी चुकाई। ठीक है, तो 5 घोड़े, देखो घोड़े को वैसे बोलते तो हॉर्स हैं, लेकिन मैं हॉर्स नहीं लिखूँगा, घोड़े को मैं लिखूँगा जी फॉर घोड़ा। ठीक है, तो 5G, जैसे आप 4G पढ़ते हो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ 5G, मतलब 5 घोड़े। ऐसा नहीं है कि आप सोचो 5G का मतलब कोई नया इन्वेंशन हो रहा है। तो 5G प्लस 7 बैल को बोलते हैं ऑक्स, लेकिन हम ऑक्स से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बी। 5 घोड़े प्लस 7 बैल कितने में आते हैं, आप बोलोगे 58,500 में। ठीक है, उसने घोड़ों को 10% लाभ, मतलब 10% जी और बैलों को 16%, तो 16% बी, और लाभ कितने का हुआ है 7,110। ठीक है, मैं कहता हूं कि 10% लाभ इस पर होता और 10% ही लाभ इस पर होता, तो आप बोलोगे कुल का 10% होता, बोलो होता कि नहीं, और इसका 10% क्या होता 5850। भाई होता कि नहीं होता, भाई एक ही जीरो तो कम हो जाता है जब 10% निकालते हैं। बस अब कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा दो, तो भाई ये तो माइनस माइनस ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा। ये 6% बी बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0, 11 में से 5 गया तो 6, 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1। तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 0। लेकिन 100% पूछे तो 100% बी का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 21,000 होगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब है कि सभी जो बैल आए हैं 7 बैल कितने के आए हैं 21,000 के। तो आप बताओ कि 58,500 में तो हमने सब कुछ खरीदा ये, लेकिन 21,000 के तो सिर्फ बैल आए हैं, तो घोड़े कितने के होंगे, तो हम 21,000 घटा देंगे। तो 5 घोड़े खरीदे थे ना, तो 5 घोड़े की कीमत निकल आएगी, तो क्या आएगी आप जानते हैं 0 0 5, 8 में से 1 गया तो 7 और 5 में से 2 गया तो 3, तो 5 घोड़े 37,500 के होंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, तो एक घोड़े की कीमत बताओ, तो आप जानते हैं कि जी का मान निकालना है, तो 5 7 35, 55 25 और 0 0, तो एक घोड़े की कीमत भैया 7500 होगी। बोलो समझ में आ रहा है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि जब दर्द की कोई दवा ना हो तो दर्द को ही दवा समझो। बात समझ रहे हो, ये बात तो मेरी हर जगह फिट बैठती है। इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल पढ़ करते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 11,900 रुपये में बेचता है। पहले का क्रय मूल्य और दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 30% हानि पर तथा दूसरे को 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 30% बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 3/10। 25% बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/4। भाई ये कह रहा है कि 2 घोड़ों को 11,900 रुपये में बेचता है। दोनों को बेचा कितने में, 11,900 में। पहले का क्रय मूल्य और दूसरे के विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब पहले को हमने जितने में ख़रीदा है और दूसरे को जितने में बेचा है वो दोनों कीमतें क्या हैं, बराबर है। ठीक है, पहले को 30% हानि पर, तो पहले को 30% हानि का मतलब है कि क्रय मूल्य अगर 10 है तो 10 का 30% कितना होता है 3, तो 3 की अगर हानि होगी तो कितने बेचेंगे 7 में। दूसरे को 25% लाभ, मतलब दूसरे को 4 में अगर ख़रीदा है और 25% क्या है 1, तो कितने बेचेगा लाभ के साथ 5 में। बोलो बेचेगा कि नहीं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो पहले का क्रय मूल्य तो 10 है और दूसरे का विक्रय मूल्य तो 5 है, और वो कह रहा है इन दोनों बराबर हैं। तो आप जानते हैं कि 10 को हम, ये 10 दिख रहा है तो यहाँ भी 10 दिखना चाहिए, तो आप बोलोगे 2 से यहाँ गुणा कर दो, तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 10। तो इस लाइन की तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं है। तो आपने देखा कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य हमने बराबर बना लिया। तो आप बताओ कि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो 10 और 8 18 में दोनों खरीदे और 10 और 7 17 में बेचे। बोलो बेचे कि नहीं। तो आप बताओ 18 में खरीदे 17 में बेचे, तो हानि कितने की होगी, तो आप बोलोगे 1 की होगी। लेकिन सवाल में क्या दिया गया है कि दोनों घोड़े
11,900 में बेचता है, लेकिन बेचने की कीमत यहाँ क्या है 17, इस 17 का मान दिया गया है 11,900। तो आप बताओ कि एक का मान क्या होगा, 17 सत्ते होता है 119, तो एक का मान आया 700। और आप बताओ एक की ही तो हानि हुई थी और एक की वैल्यू कितनी आई है 700 रुपये, बोलो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 8 किताबों और 5 पेनों की कुल कीमत 92 रुपये है, 92। 5 किताबों और 8 पेनों की कीमत 77 रुपये है। तो 3 किताब और 2 पेन की कीमत हमें बतानी है। कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। आप ऐसे समझिए, 8 किताबें, तो 8 किताबें प्लस 5 पेन की कीमत है 92। फिर कह रहा है 5 किताबें प्लस 8 पेन की कीमत है 77। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि 3 किताबें और प्लस 2 पेन की कीमत क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों को पहले एक बार जोड़ दो। तो आप बताओ कि अगर इनको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो आप बोलोगे 8 5 13 भी प्लस 5 8 13 पेन बराबर 7 2 9 9 7 16। तो मैं कहता हूँ 13 अगर कॉमन ले लें तो b प्लस p कॉमन लेंगे तो 13 यहाँ आएगा और 13 सट जाएगा तो भाग में, तो b प्लस p का मान क्या आएगा 13, क्योंकि 13 का भाग 169 में देंगे तो क्या आएगा 13। मैंने कहा एक बार हमने इनको जोड़ा है तो एक बार घटा के देख लेते हैं। तो आप बोलोगे कि 8b में से अगर 5 भी जाएगा, इस साइड लिख देते हैं, तो 8b में से 5 भी जाएगा तो क्या आएगा 3b। ठीक है, और 5p में से अगर 8 भी जाएगा तो क्या आएगा 3p बराबर 12 में 7 गया तो 5 और 8 में 7 गया तो 1। तो मैं कहता हूँ 3 कॉमन लेंगे तो b माइनस पी क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे 3 5 है तो 15 होता है। तो आप बताओ कि b प्लस पी 13 है, b माइनस पी क्या आया 5, आया कि नहीं आया। तो मैं कहता हूँ इनको जोड़ दो तो ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2b बराबर 13 5 18। तो b का मान क्या आएगा। तो आप बोलोगे b का मान तो आया 9। आप बताओ कि अगर b का मान 9 आया और दोनों का योग कितना है 13, तो p का मान क्या होगा। तो आप बोलोगे 4 होगा। भाई b का मान अगर 9 आया तो p का मान क्या आएगा 4 आएगा। तो b का मान हम यहाँ रख देंगे 9। तो 3 गुणे 9 करेंगे, अगर b का मान कितना है 9, तो 3 9 27 प्लस p का मान कितना आया 4, तो 4 दूनी 8, तो 27 और 8 कितने रुपए आएगा 35 रुपये। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक बात आपको बिल्कुल डिटेल में समझाई है, जिससे आपको किसी भी सवाल में कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी भी है। आपको ये सारी बातें नोट भी करनी है और क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको भी आपको लगाना है। ठीक है, और बाकी जो मैं आपको समझाता हूँ उस बात को आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। मेरा ऐसा कोई विज़न नहीं है कि मुझे 4-5 क्वेश्चन कराने या 10-20 क्वेश्चन कराने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे का बहुत बेहतर तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए। अगर उसने पढ़ा है, समय दिया है, नोट्स बनाए, मेरी बात मानी है, तो उसका फिर कभी नुकसान होना नहीं चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं बखूबी हमेशा निभाता रहा हूँ और हमेशा निभाऊंगा। ठीक है, बाकी सभी लोग इतना पढ़ के आएँ, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।